बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। ध्यान देंगे जरा, मैंने आपको ऑलमोस्ट चीजें बता दी थी वहां पे, ठीक है। फिर भी मैं स्मॉल कुछ बातें आपको अभी और बता दूंगा मैं। ठीक है, ध्यान दें, कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं वैसे ही। अब जो अच्छे एग्जाम्पल थे वो हमने आपको बता दिए हैं। देखो एक बार, ए मैन ऑफ मास एम स्टैंडिंग ऑन ए प्लैंक ऑफ इक्वल मास, ए मैन ऑफ मास m is standing on a plank of equal mass m resting on a smooth horizontal surface the man start moving on plank the plank with speed u relative to plank, the speed of man relative to ground is, the speed of man relative to ground is। क्या क्वेश्चन है और इसके सॉल्यूशन पर हम लोग एक बार बात करते हैं। ध्यान देंगे जरा, क्या सिचुएशन है। कह रहा है मैन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लैंक ऑफ इक्वल मास m रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक स्मूथ सरफेस पे m मास का एक प्लैंक रखा हुआ है, ये रहा, और मैन स्टार्ट मूविंग विथ स्पीड u रिलेटिव टू प्लैंक। प्लैंक पर जो मैन है वो आगे की तरफ जाना स्टार्ट करता है, ये बात आप देख पा रहे हैं। ये जो मैन है वो u स्पीड से प्लैंक पर आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैन प्लैंक के ऊपर जब u स्पीड से जाएगा और ये स्मूथ सरफेस पे है तो ये प्लैंक पीछे जाएगा, ये बात आप देख पा रहे होंगे। ये जब स्मूथ सरफेस पे है तो ये प्लैंक पीछे जाएगा, ये बात आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इनिशियली क्या सिचुएशन थी, पहले हम वो करते हैं बात। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लैंक, ठीक है। तो इनिशियली मैं ये कह दूं क्या कि रेस्ट में था दोनों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि मैन ने प्लैंक पर फोर्स लगाया। बात समझना, ये प्लैंक है और प्लैंक मैन के ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, तो मैन ने प्लैंक के ऊपर एक फोर्स लगाया, प्लैंक पीछे गया, मैन आगे गया। लेकिन मैन प्लस प्लैंक के इस सिस्टम में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया? नहीं। मैं क्या कह रहा हूं वो बात आप समझेंगे कि मैन प्लस ये प्लैंक प्लस मैन के सिस्टम पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है? नहीं लगा है, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, ये भी आप देख पा रहे हैं। ये जो मैन है वो प्लैंक के ऊपर आगे बढ़ा, तो मैन ने प्लैंक पर लगाया, प्लैंक ने मैन पर लगाया, लेकिन बाहर से कोई फोर्स इन दोनों के सिस्टम पे नहीं लगा। तो
तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो करेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो फॉलो कर जाएगा। आप बात समझना, मैं कह रहा हूं मैन भी रेस्ट में था और प्लैंक भी रेस्ट में था। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो प्लैंक है वो v स्पीड से पीछे की तरफ जाएगा, तो ये रिलेटिव टू ग्राउंड है। ये सारी स्पीड जो है दैट इज रिलेटिव टू ग्राउंड। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा समझने वाला आज का लेक्चर रहेगा हमारा, अगले लेक्चर से कॉलिजन हो जाएगा। आई होप कि आपने नोट्स प्रॉपरली मेंटेन कर लिया होगा। कॉलिजन एक इजी टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास वाला इनिशियल टॉपिक भी इजी है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये जो 2 लेक्चर है ये हमें थोड़ा समझ के रखना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ लें। तो मैंने क्या कहा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले दोनों रेस्ट में थे। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले दोनों ही रेस्ट में थे, तो m0 m0। ठीक है, ओके। अच्छा, m मास का जो मैन है वो किस स्पीड से आगे बढ़ा, u माइनस v से। क्यों u माइनस v से आगे बढ़ा, क्योंकि मैन जो है वो u स्पीड से आगे बढ़ा विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, लेकिन प्लैंक v से पीछे हो गया। तो ग्राउंड पर खड़े आदमी के लिए, ग्राउंड पे जब मैं देखूंगा ग्राउंड से, तो ये u से आगे बढ़ा लेकिन प्लैंक v से पीछे आ गया। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक? स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक जो है वो कितना है, mu माइनस v। ठीक है, स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू जो प्लैंक है दैट इज mu माइनस v है। ठीक है, अच्छा, और माइनस का मैं कह देता हूं mv। ये बात आप थोड़ा सा समझना अब एक बार। पहली बात, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्यों है, क्योंकि मैन प्लस प्लैंक सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सबसे पहली बात, एक बात समझना। अच्छा, मैन और प्लैंक इनिशियली रेस्ट में थे, ये बात भी समझना। इनिशियली रेस्ट, मैन स्टार्ट मूविंग, ये बात भी समझना। मैन स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, देन प्लैंक मूविंग, प्लैंक स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड। प्लैंक जो है स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड, ये बात भी समझना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लगा रहे हैं हम सारी वेलोसिटी को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लिख रहे हैं, ये बात आप समझना। हम जितनी भी वेलोसिटी है, पहले दोनों रेस्ट में थे तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थे। अब मैन u से आगे बढ़ा लेकिन प्लैंक v से पीछे गया। मैन u से आगे बढ़ा लेकिन प्लैंक v से पीछे गया। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? मैन u से आगे बढ़ा लेकिन प्लैंक v से पीछे गया, तो ग्राउंड जो देख रहा है, ग्राउंड वाला जो देख रहा है उसके लिए स्पीड क्या है बोलो, u माइनस v की स्पीड है। और मैन, ये जो प्लैंक है वो v से पीछे गया तो माइनस का mv। क्या ये वाली लाइन आपके समझ में आई? दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 0 प्लस 0 इज mu माइनस mv माइनस का mv। 2mv इज इक्वल टू m और v इज इक्वल टू u बाई 2। जो v है दैट इज u बाई 2। यस, v इज इक्वल टू u बाई 2 हो जाएगा। वेरी नाइस। ये वाली बात मैं आपको फिर समझा देता हूं कैसे करके हुआ ये। ठीक है, देखो पहले दोनों रेस्ट में थे, अब मैन प्लैंक के ऊपर चलना स्टार्ट करता है। तो मैन ने अपने पैरों से प्लैंक पर एक फोर्स लगाया, प्लैंक पीछे गया, प्लैंक पीछे गया और मैन आगे गया। ठीक है, अच्छा, मैन u स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक गया लेकिन प्लैंक खुद v से पीछे जा रहा है। तो ग्राउंड पे जो खड़ा आदमी है वो देखेगा कि मैन की स्पीड आगे की तरफ क्या है, u माइनस v, और प्लैंक की पीछे की तरफ क्या है, v। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, पहले दोनों रेस्ट में थे, ये भी और ये भी। अब मैन किस स्पीड से आगे जा रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या है, u माइनस v, और इसकी क्या है, पीछे है, इसलिए माइनस का mv। तो v इज इक्वल टू u बाई 2 हो जाएगा। गुड सृष्टि, गुड ज्योति, और आई होप कि आप ये समझ गए हैं क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज। आगे देखते हैं, हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं यहां। आज हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इंपल्स के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं यूं ही।
ठीक है, ध्यान देंगे जरा। ध्यान दें, मैं एक और एग्जाम्पल की तरफ चला जाता हूं। अब वन मोर एग्जाम्पल है यार। एक क्वेश्चन के लिए चला जाता हूं मैं थोड़ा सा। एक कैनन बॉल इज फायर्ड विथ वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री। एट द हाइएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड इनटू 3 इक्वल फ्रैगमेंट। तो क्वेश्चन थोड़ा इजी ही लग रहा है, इजी ही लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है जरा समझना। एक कैनन बॉल इज फायर्ड, कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ऐसे ही। एक कैनन बॉल इज फायर्ड विथ वेलोसिटी, 15 नंबर है ये, विथ वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री, at an angle 60 degree with the horizontal, 60 degree with the horizontal, ठीक है। At the highest point of its flight, at the highest point, at the highest point of its flight, it explode into 3 equal fragments. It explode into 3 equal fragments. 3 equal fragments में ये डिवाइड हो जाता है। One going vertically up, one going vertically up, one going vertically up with 100 मीटर पर सेकेंड। एक पार्ट 100 से ऊपर चला जाता है। सेकेंड वन फॉलिंग वर्टिकली डाउन, सेकेंड वन फॉलिंग वर्टिकली डाउन, वर्टिकली डाउन विथ 100 मीटर पर सेकेंड, विथ 100 मीटर पर सेकेंड। The third fragment will be, the third fragment will be motion with velocity, will be motion with velocity। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एग्जांपल है, तो हम इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है। कैनन बॉल इज फायर्ड विथ वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर 200 मीटर पर सेकेंड से कैनन को फायर किया गया। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इट्स स्पीड 200 cos 60। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स स्पीड इज 100 मीटर पर सेकेंड। हाईएस्ट पॉइंट पर जो इसकी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी बोलो? 100 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। इसकी हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर इसके 3 टुकड़े हो गए। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर m मास का जा रहा था तो इसके 3 टुकड़े हो गए। m/3 मास 100 से नीचे आ गया, m/3 मास 100 से ऊपर चला गया, तो इन दोनों का तो मोमेंटम कैंसिल हो गया। और m/3 वाला किस स्पीड से गया? तो जो ऊपर गया, क्योंकि इनिशियली केवल x में थी वेलोसिटी, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन, दोनों में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो कराओ तो क्या होगा? x डायरेक्शन में m इंटू 100, इसका x में क्या था? 0, इसका क्या था? v, और इसका क्या है x में? 0।
तो m हो जाएगा, v हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड, और y में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑलरेडी फॉलो है, तो 300 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। भाई देखो y में पहले भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं था, और y में अब भी नेट क्या है, जीरो है, ये वाला j कैप में और ये वाला माइनस j कैप में, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन, तो वेलोसिटी बिकम्स 300 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 300 मीटर पर सेकेंड, यू कैन सी दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दोगे जरा, वन मोर एग्जाम्पल वी आर गोइंग देयर। एक और एग्जाम्पल कर रहा हूं मैं। वैसे तो अब कुछ नहीं है, ये सब तो अब आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं एग्जाम्पल। क्या कह रहा है, ए सेल इज फायर्ड विथ कैनन विथ वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। ये भी देख लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है। चलो एक ये वाला क्वेश्चन करा रहे हैं। ये करा देता हूं। ए बॉम्ब initially at rest explodes by itself, खुद ही फट जाता है एक बम, into 3 equal mass fragment, into 3 equal mass fragments, into 3 equal mass fragments. The velocities of two fragments, the velocities of two fragments, the velocity of two fragments are 3i cap plus 2j cap meter per second and minus I cap minus 4j cap meter per second. The velocities of two fragments are this and this. The velocity of third fragment, the velocity of third fragment is, ये सब इजी क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने करवाए थे आपको। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखना क्या है ये। A bomb initially at rest explode by itself into 3 equal mass. देखो क्या है, बम इनिशियली एट रेस्ट, आप ऐसे कैसा नोट्स जरूर बना लें। देखो, ए बम इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड बाय इटसेल्फ इनटू 3 इक्वल फ्रैगमेंट। एक बम इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, इनिशियली रेस्ट में है, एम मास का बम है, इनिशियली रेस्ट में, 3 इक्वल फ्रैगमेंट, m/3 वाला 3i प्लस 2j से चला जाता है, और एक फ्रैगमेंट -i-4j से चला जाता है, तो एक फ्रैगमेंट uxi प्लस uy से जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन पहले लगाओ, पहले x में लगाओ, तो m वाला 0 मोमेंटम लिए हुआ है, m/3 वाला 3 प्लस m/3 वाला ux प्लस m/3 वाला -1, तो एवरीथिंग बिकम्स 0 हेयर। बाकी को इधर ले आओ, m/3 भी हटा दो, 0 इज इक्वल टू 3 माइनस का ux -1, तो ux इज इक्वल टू -2। व्हाट इज द ux हेयर? यस, गुड आदित्य, गुड संस्कृति। ux हो गया -2, और uy भी तुम ऐसे ही निकाल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन y डायरेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m वाला रेस्ट में था, m/3 वाला 2 में है, m/3 वाला uy में है,
और प्लस m/3 वाला -4 में है, m वाला 0 में है, m/3 वाला 2 में है, m/3 वाला uy में है, m/3 वाला -4 में है। तो ये क्या हो जाएगा 0 और m/3 हटाओ यहां से, 2 हो गया ये, और uy माइनस का 4, तो uy इज 2, तो क्या वेलोसिटी होगी -2i प्लस 2j, -2i प्लस 2j हो जाएगा ये। यस, दिस वन इज 2 प्लस का uy माइनस का 4, तो u हो जाएगा माइनस का 2i प्लस का 2j। गुड सृष्टि, गुड श्रेया, गुड ज्योति। यस, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलोड। ठीक है, लेकिन ये सब बेसिक्स हैं, लेकिन आप अपनी कॉपी में एज इट इज रखेंगे जिस हिसाब से हमारा मॉड्यूल बनाया हुआ है। थोड़ा बहुत इसका पार्ट आपने एनएलएम में भी पढ़ा ही होगा, बस जो स्पेशल पार्ट था वो मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको पिछले लेक्चर में। ध्यान देंगे जरा, मैं एक और एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं। वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल पे जाएंगे अब। चलो थोड़ा सा इंपल्स को लेकर के मैं चीजें बता देता हूं। वैसे आपने इंपल्स के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक दो चीजें यहां पे बता देता हूं, ठीक है। ध्यान देंगे जरा, नॉर्मली आपने इंपल्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़ रखी हैं। इंपल्स क्या होता है ये आपको पता ही है, फोर्स इनटू टाइम पीरियड को इंपल्स कहते हैं। इफ फोर्स इज कांस्टेंट, आपको पता है कि यदि फोर्स कांस्टेंट हो तो dj होता है f dt, इंटीग्रेट करोगे j हो जाएगा इंटीग्रेशन f dt, फोर्स कांस्टेंट है इंटीग्रेशन dt, और ये हो जाएगा t1 से t2 तक, तो t2 माइनस t1, t1 से t2 तक, तो j हो जाएगा f इंटू डेल्टा टी। यदि फोर्स कांस्टेंट हो तो इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। यदि फोर्स कांस्टेंट हो तो व्हाट इज द इंपल्स हियर, फोर्स इंटू टाइम को हम लोग इंपल्स कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ फोर्स इज वेरिएबल, इफ फोर्स इज वेरिएबल, ये बातें आपने पढ़ रखी हैं, तो इंपल्स dj हो जाएगा f dt और j हो जाएगा इंटीग्रेशन f dt। यदि फोर्स वेरिएबल हो तो जो dj हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन f dt। जो dj हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो, इंटीग्रेशन f dt हो जाएगा यहां पे dj, या j इज इक्वल टू f dt। इफ ft कर्व इज गिवन, यदि फोर्स टाइम का कर्व गिवन हो तो तुम्हें पता है कि जो इंपल्स होता है वो होता है f dt का इंटीग्रेशन। इसका मतलब होता है एरिया कवर्ड अंडर ft कर्व एंड टाइम एक्सेस, ft कर्व और टाइम एक्सेस के बीच का एरिया जो है वो इंपल्स देता है। ये बातें आपको पता है, ठीक है। फोर्स और उस टाइम को, प्रोडक्ट को इंपल्स कहते हैं। फोर्स कांस्टेंट हो तो ये, फोर्स टाइम का फंक्शन हो तो ये, और यदि ft कर्व गिवन हो तो दिस वन इज इंपल्स। इंपल्स होता ये है, ये बात आपको पता है। दूसरी बात आपको पता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। जो दूसरी बात आपको पता है अच्छे से, दैट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। हम लोग बात करेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यह आपको पता है कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम।
इंपल्स गिवन इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। जो भी इंपल्स किसी बॉडी को दिया है वो उसके मोमेंटम में v फाइनल माइनस v इनिशियल, या हम कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में भी कह सकते हैं, या इंपल्स गिवन को हम लोग कह सकते हैं p फाइनल माइनस का p इनिशियल। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को हम लोग इंपल्स कह सकते हैं। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को हम लोग क्या कह सकते हैं? इंपल्स कह सकते हैं। और इसको लेकर के हम लोग कुछ क्वेश्चन पर जाते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है वैसे आपने बैक पे पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा बातें नहीं बताई, लेकिन फिर भी जो यहां पे लिखा जा रहा है वो आप एज इट इज पूरा नोट कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग कॉलिजन की तरफ जाएंगे, कॉलिजन की तरफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चले जाएंगे। ध्यान देना जरा, एक एग्जाम्पल जैसे कि मैं कह रहा हूं यहां, एक एग्जाम्पल कह रहा हूं, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is initially at rest, is initially at rest. A force act on it, a force act on it whose magnitude changes with time, whose magnitude changes with time, changes with time. The force time graph is as shown. The force time graph is as shown. फोर्स टाइम ग्राफ जो है वह दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है जरा बात समझना। ये इस तरीके की चीजें दी हुई है, ये है यहां पर फोर्स, ये है यहां पर टाइम, और ये दिया हुआ है इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का और इस टाइप का। ये फोर्स और टाइम में ऐसा दिया हुआ है। यहां है 0, यहां है 2, यहां है 4, यहां है 6, यहां है 10, ये वाला है 10 और ये वाला है 20। कहता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 second is, the velocity of particle after 1 second is, पार्टिकल की वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद क्या होगी ये हमें बताना है। अच्छा देखना, फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन है, तो सॉल्यूशन में इंपल्स इंपॉर्टेंट क्या होगा बोलो। इंपल्स गिवन, एरिया अंडर एफटी ग्राफ, तो एरिया हाफ इंटू 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 10, या चलो ये तो एक, अच्छा हाफ इंटू 10 प्लस 20 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 20। कैसे हुआ एरिया ये सब? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया 2 और हाइट क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 10, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू 10। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया बोलो, सम ऑफ पैरेलल साइड, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 20, तो हाफ इंटू 10 प्लस 20 इंटू 2, हाफ इंटू 10 प्लस 20 इंटू 2, और ये वाला क्या हो गया बोलो हाफ इंटू 4 इंटू 20, हाफ इंटू 4 इंटू 20। अब क्या हो जाएगा बोलो, यहां हाफ से हाफ कैंसिल, ये हो जाएगा 10 प्लस 20 और प्लस 2 से 2 कैंसिल प्लस 30 और प्लस का 2 से 2 कैंसिल 40, तो 40 40 और ये हो गया 100। इंपल्स, इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा इनिशियली एट रेस्ट मास था 2 किलो, वेल इंपल्स आ गया 100 और इनिशियली रेस्ट में था, तो फाइनल स्पीड जो है पार्टिकल के वो कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड हो गई कि नहीं हो गई। ये बात कैसे हुई बात समझना, चेंज इन मोमेंटम,
इंपल्स, इंपल्स कितना दिया है? इंपल्स का फॉर्मूला यहां से क्या होगा? यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। इंपल्स की यूनिट क्या होगी? यस 50। देखो इंपल्स हो गया 100। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। गुड सृष्टि, गुड ज्योति। चेंज इन मोमेंटम। मास क्या है? 2। इनिशियली क्या है? रेस्ट में। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 50 मीटर पर सेकेंड। गुड वैभव, गुड श्रेया। ओके, तो ये हो जाएगा। कैसे निकाला? एफटी कर्व गिवन है, तो जब एफटी कर्व गिवन हो तो इंपल्स कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द कर्व से निकालेंगे। तो एरिया अंडर द कर्व और इंपल्स किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो ऐसे करके हमने निकाल लिया। ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? चलो मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। वन मोर एग्जांपल हियर। ए पार्टिकल ऑफ मास एम इनिशियली, चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं यहां पे दूसरा। इफ इंपल्स आई वेरी विथ टाइम दिस, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ये वाला देख लेते हैं। इंपल्स का एक टाइम के साथ वेरिएबल वाला फंक्शन, वो भी देख लेते हैं। खैर वो हमारे फर्स्ट वाले बुक में है, लेकिन चलो तब तक जो जो मिल रहा है वो करते रहते हैं। कह रहा है पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम, जो कह रहा है वो देखते हैं एक और। द पार्टिकल ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, क्वेश्चन देखते रहते हैं इसका। इज एक्टेड ए वेरिएबल फोर्स, is acted by a variable force, is acted by a variable force F for a brief interval, for a brief interval of time t. It begins to move, it begins to move with a velocity u, with a velocity u, after the force stop it, after the force stop acting, it begins to move with a velocity u after the force stop acting. ठीक है? F is shown as the graph as function of time. The curve is semicircle. F is function of time and curve is semicircle. तो U की वैल्यू बतानी है। कर्व सेमी सर्किल है, ये बात थोड़ी सी अजीब हो गई, लेकिन चलो अब जो भी दिया है भाई। देखो ये कह रहा है कि इधर फोर्स लिया गया है और एफ टी कर्व ऐसा है 0t पर खत्म हो गया, टाइम इधर लिया गया है, फोर्स इधर लिया गया है और ये मैक्सिमम फोर्स इसका एफ नॉट है। ठीक है, यू बताना है पार्टिकल ऑफ मास इनिशियली रेस्ट, और कहता है कि एज बिगिन टू मूव विथ वेलोसिटी यू आफ्टर द फोर्स स्टॉप एक्टिंग, कैपिटल टी टाइम के बाद फोर्स रुक जाता है। तुम देख रहे हो कि ये एफ टी का एक तरीके से ग्राफ है जो इस जैसा है। अच्छा, ये वाला यहां से यहां तक एफ है और ये वाला यहां से यहां तक t/2 है, तो ये मेरे हिसाब से तो कैसा है, ये इलिप्स जैसा है। इलिप्स में क्या होता है कि ये वाला ए हो सेमी, ये वाला ए हो और ये वाला यदि बी हो, तो पूरे इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। पूरे इलिप्स का जो एरिया होता है वो होता है पाई ए बी। ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ इलिप्स? एरिया ऑफ इलिप्स हो जाता है पाई ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ इलिप्स हो जाएगा पाई ए बी। तो यहां पर जो एरिया हो जाएगा, सेमी इलिप्स है ये एक तरीके का, तो एरिया जो हो जाएगा पाई। ए क्या है? एफ।
बी क्या है T/2, ए क्या है F0 पाई ए बी बाई 2, क्योंकि ये देखो ये इलिप्स का आधा एरिया है, ये वाला ए ये वाला बी, ये वाला देखो, ये वाला हो गया ए सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस, पूरा एरिया होता है पाई ए बी, तो आधा एरिया क्या हो जाएगा पाई ए बी बाई 2, हाफ एरिया, तो टोटल एरिया इंपल्स शो करेगा पाई एफ नॉट टी बाई 4। इंपल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल स्पीड क्या है u, इनिशियल क्या है, और ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, तो एम यू क्या हो जाएगा पाई एफ नॉट टी बाई 4, और u क्या हो जाएगा बोलो पाई एफ नॉट टी बाई 4m, पाई एफ नॉट टी बाई 4m हो जाएगा। यस गुड आदित्य, दिस इज पाई, यस ये सेमी इलिप्स जैसा है, क्योंकि ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, लिख तो दिया है लेकिन इसका एरिया पाई ए बी बाई 2 होगा, ठीक है ओके। चलो वेरी गुड संस्कृति, गुड आदित्य। एक और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं, एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो 6 नंबर पॉइंट पे एक बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 6 नंबर पॉइंट, एक एग्जाम्पल और। अगले लेक्चर से हम लोग कॉलिजन के बारे में देखेंगे, ध्यान देंगे जरा। एक एग्जाम्पल कह रहा है, देखते हैं एक दूसरा पहले। इफ इंपल्स आई वैरी विथ टाइम t as I is equal to 20t square minus का 40t, impulse vary with time as this, the change in momentum is minimum at जरा ध्यान देना इसके सॉल्यूशन पार्ट पर। इंपल्स आई इज वेरी एज 20t स्क्वायर माइनस का 40t, इंपल्स ही तो होता है चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम किसका फंक्शन है t का, चेंज इन मोमेंटम इज फंक्शन ऑफ t, चेंज इन मोमेंटम इज मिनिमम कब होगा बोलो, चेंज इन मोमेंटम इज मिनिमम कब होगा बोलो, जब इसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाए। तो डिफरेंशिएटेड जब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, क्यों, क्योंकि मिनिमम या मैक्सिमम होने की शर्त क्या है, मिनिमम या मैक्सिमम होने की शर्त यह है कि डिफरेंशिएशन 0 होनी चाहिए, ठीक है। और चेंज इंपल्स जो है उसी को तो चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। तो इंपल्स यदि टाइम का फंक्शन है तो चेंज इन मोमेंटम टाइम का फंक्शन है, और चेंज इन मोमेंटम मिनिमम होगा जब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो, 40t माइनस 40 0 हो, और दिस वन इज दिस 1 सेकेंड पर चेंज इन मोमेंटम जो है वो 0 ही हो जाएगा। तुम भी देख रहे हो 1 रखेंगे तो चेंज इन मोमेंटम अपना मिनिमम वैल्यू रखेगा, आई टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यस बात समझना, इंपल्स टाइम का फंक्शन है लेकिन बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम इंपल्स को ही तो कहते हैं, और वो मिनिमम या मैक्सिमम कब होगा, जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है ओके। गुड श्रेया, गुड ज्योति। चलो यहीं पे एक क्वेश्चन और कहते हैं, एक एग्जांपल में कह रहा हूं मैं, ठीक है।
कह रहा है कि इफ फोर्स F इज इक्वल टू 500 माइनस का 100T, if force F is equal to 500 minus का 100T, then impulse as function of time, then impulse as function of time, as function of time will be, कह रहा है force F is equal to this, then impulse as function of time will be, फोर्स जो है वो किसका फंक्शन है, खुद टाइम का फंक्शन है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंपल्स, बोलो इंपल्स क्या होता है, एफ dt का इंटीग्रेशन। तो फोर्स क्या है 500 माइनस 10t dt, ये हो जाएगा 500 dt माइनस 10t dt का इंटीग्रेशन। सो इंपल्स इज 500t माइनस का 5t स्क्वायर। इंपल्स क्या हो जाएगा 500t माइनस का 50t स्क्वायर। गुड आदित्य, गुड, यस, वेरी नाइस। एक और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग जाते हैं, एक और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग जा रहे हैं यहां। If a ball of mass 0.5 kg moving with velocity 2 meter per second, strike a wall normally, and bounce back with the same speed, if the time of contact between the ball and the wall is 1 millisecond, the average force exerted by the ball on the ball is, ध्यान देना क्या है, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg moving with velocity 2 meter per second, strike a ball normally and bounce back the same speed. A ball of mass 0.5 kg moving with velocity 2 meter per second, strike a ball normally and bounce back with the same speed. तो तुम देख पा रहे हो कि यहां मोमेंटम देखो, इनिशियल मोमेंटम क्या था, तुम ही बोलो, इनिशियल मोमेंटम mv, अच्छा ये क्या था 1 i कैप, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया उसी स्पीड से लेकिन माइनस आई कैप, क्यों, जा रहा था इधर और आ गया इधर, तो फाइनल चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, P फाइनल माइनस P इनिशियल, -1 आई कैप -1 आई कैप -2 आई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो यहां, माइनस का 2 आई कैप हो जाएगा। क्यों, वैसे भी समझो 1 का मोमेंटम लेके जा रहा था आई कैप में और आया माइनस आई कैप में, तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, P फाइनल, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया है, तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम,
-2 i कैप। क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, फोर्स, एवरेज फोर्स इंटू टाइम इंटरवल इज चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स गिवन। और यदि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, अच्छा ये मिली सेकेंड में लगा है और ये 2 का मोमेंटम चेंज हुआ है, तो एवरेज हो जाएगा 2 अपॉन दिस। एवरेज फोर्स 2000 न्यूटन का वॉल ने लगाया है। वॉल ने जो फोर्स लगाया है, गुड आदित्य, गुड सृष्टि, गुड श्रेया, गुड संस्कृति, क्योंकि ये 10 टू द पावर -3, इंपल्स गिवन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो ये जो हो जाएगा एवरेज फोर्स है यार, दैट इज द 2000 न्यूटन एयर। जो एवरेज फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2000 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ठीक है, ओके, वन मोर एग्जांपल here, गुड। आप लोग नोट्स जरूर भेज देना, किसी के नोट्स में कोई दिक्कत हो तो आपस में हेल्प कर लो भाई। वैसे तो इससे नोट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी। ए टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। ए टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 meter. It rebound to a height of 5 meter. It rebound to a height of 5 meter. The ball was in contact. The ball was in contact with the floor for 0.01 second. What was its average acceleration? What was its average acceleration? What was its average acceleration during the contact? A tennis ball is dropped on the floor from a height of 20 meter. एक टेनिस बॉल is dropped from the floor from a height of 20 meter और rebound to a height of 5 meter, और rebound कर गया है ये 5 मीटर की हाइट तक। The ball was in contact with the floor for 0.01 second. अब बात समझना, एक टेनिस बॉल है जो 10 मीटर की 20 मीटर की हाइट से गिरा, तो टकराते समय वेलोसिटी क्या होगी बोलो? √2gh 2 इंटू 10 इंटू 20। टकराते समय इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगी। इट रिबाउंड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर। जब रिबाउंड किया तो 5 मीटर तक गया, तो ऊपर उठते समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी? √2gh। तो ऊपर उठते समय इसकी स्पीड क्या होगी? 5। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम क्या था? P इनिशियल। कितने का बॉल है ये? नहीं पता, तो मैंने कहा m मास का बॉल 20 से नीचे आ रहा था, तो मैं कह देता हूं 20 माइनस का j कैप। चलो, तो ये हो गया 20m माइनस का j कैप। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? m इंटू 10 प्लस का j कैप। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? P फाइनल माइनस P इनिशियल। 10m j कैप माइनस का 20m माइनस j कैप, तो ये हो जाएगा 30m j कैप। ठीक है, क्या होता है ये? फोर्स इंटू डेल्टा टी, 30m j कैप। तो डेल्टा टी क्या है? 10 टू द पावर -2। तो फोर्स क्या हो जाएगा? 3000 m। व्हाट इज द फोर्स हेयर? फोर्स हो जाएगा 3000 m। तो जब फोर्स इतना हो जाएगा
और ये एवरेज फोर्स क्या देगा, एक एवरेज एक्सेलरेशन देगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉलिजन इज 3000। एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉलिजन इज 3000। यस, गुड आदित्य, गुड ज्योति। एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉलिजन इज 3000 here. ओके, गुड गुड ऑल, गुड ऑल। चलो अच्छे से समझते रहना भाई। एक और एग्जांपल मैं यहां पे करवा रहा हूं, एक और एग्जांपल यहां मैं करवा रहा हूं पहले, ठीक है। पूरा बताने के बाद इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेना भाई, आप नोट्स को प्रॉपरली पढ़ के। ध्यान दें, एक और एग्जांपल कह रहा है बॉल ऑफ मास 1 kg, ए बॉल ऑफ मास 1 kg बाउंस अगेंस्ट द ग्राउंड, बाउंस अगेंस्ट द ग्राउंड as shown in figure, as shown in figure. The approaching velocity is 25 meter per second. The approaching velocity is 25 meter per second, and the velocity after hitting the ground, and the velocity after hitting the ground, after hitting the ground is 15√2 meter per second. The impulse exerted on the ball is, the impulse exerted on the ball इज, फिगर जो है वो ऐसा है, इसको y एक्सिस लिया हुआ है, इसको x। 1 किलो की बॉडी 25 से अप्रोच की है 53 डिग्री के एंगल पर, और 45 डिग्री से मूव की है 15√2 मीटर पर सेकेंड से। इंपल्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल इज, इंपल्स एक्साइटेड ऑन द बॉल इस क्वेश्चन में हमें बताना है क्या है। बॉल ऑफ मास 1 kg बाउंस अगेंस्ट द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। ए बॉल ऑफ मास 1 kg बाउंस अगेंस्ट द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। द अप्रोचिंग वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इज 15√2 मीटर पर सेकेंड। द इंपल्स एक्साइटेड ऑन द बॉल इज, कितना इंपल्स एक्साइट करेगा बॉल पर, यह हमें बताना है। ध्यान देंगे जरा, ये 53 है तो ये वाला 53 है, तो इधर हो जाएगा 25 cos 53 और इधर हो जाएगा 25 sin 53। ये हो जाएगा 25 4/5 20 और ये हो जाएगा 25 3/5 15। ये वाला एंगल 45 है तो ये हो जाएगा 15 cos 45 और ये हो जाएगा 15 sin 45 15√2। ये भी है 15√2 cos 45 तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, ये 15, ये 20। तो u इनिशियल क्या है बोलो, इनिशियल, इनिशियल हो गया 15i कैप माइनस 20j कैप और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया बोलो, 15i कैप प्लस 15j कैप। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया बोलो, चेंज इन वेलोसिटी
यू फाइनल में यू इनिशियल को घटा दो, 35 जे कैप, यू फाइनल में यू इनिशियल को घटा दो। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम m से मल्टीप्लाई कर दो, 35 इंटू 1 जे कैप, तो 35, तो इंपल्स हो जाएगा यहां 35 जे कैप, इंपल्स जो हो जाएगा दैट इज 35 जे कैप। यस, गुड आदित्य, गुड ज्योति, गुड श्रेया। जो इंपल्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 35 जे कैप। क्लियर है बात? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। वेरी नाइस। तो हम लोगों ने काफी हद तक इधर के छोटे छोटे क्वेश्चन करने के प्रयास किए हैं। ठीक है, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन, ऑलमोस्ट कॉलिजन हम लोग अगले दिन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अब कोई स्मॉल क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। 2-3 एग्जाम्पल में छोटे छोटे और यहां पर बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कॉलिजन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या है ये बात हमने आपको बताई है, और ये चैप्टर आप लोगों के माइंड में बिल्कुल आ गया होगा। पहले मैंने सेंटर ऑफ मास को बांट करके बताया, फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताया, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बताया, फिर हमने बताया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, या इंपल्स के बारे में हमने यहीं पर बात कर ली थी, इंपल्स एंड मोमेंटम थ्योरम। और अब हम लोग बात करेंगे कॉलिजन के बारे में। तो हम लोगों ने वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास के बारे में, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इंपल्स और कॉलिजन की बात हम लोग करेंगे। हम लोग अब कॉलिजन की बात यहां पर करेंगे। ये बातें आपके नोट्स में प्रॉपरली बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाई हुई है। ये लगभग बातें आपको मैंने बहुत प्रॉपरली समझाई है। आप नोट्स इसके स्क्रीनशॉट से बना लें, स्क्रीनशॉट से आप नोट्स बना लें, दैट इज मोर बेटर देन दैट। इसमें अब मैंने आपको, इसमें आपको देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है उसमें मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया, वर्क एनर्जी पावर पढ़ा दिया, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा दूंगा, अगला रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये वाला तीनों चैप्टर ऑलमोस्ट अगले 3 लेक्चर के बाद मैं कंप्लीट कर दूंगा। फिर रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन, इंपल्स, कॉलिजन, रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन। और ये वाला पार्ट अब आप प्रॉपरली आप एक बार पूरा तैयार कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपरली आप एक बार पूरा मॉड्यूल लगा लें, इससे बेहतर आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप बायोम का ही मॉड्यूल लगाएं, बायोम के अलावा कोई मॉड्यूल नहीं लगाएं, बायोम का एकदम मॉड्यूल लगाएं आंख मूंद करके, दिस इज फार बेटर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दोगे जरा, एक आध एग्जाम्पल की तरफ मैं बढ़ जाता हूं, कोई छोटे मोटे एग्जाम्पल की तरफ। एक एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं पहले। अब एग्जाम्पल, सर इस मॉड्यूल का पीडीएफ प्लीज आज सेंड कर दीजिए सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके ज्योतिष, मैं कोशिश करता हूं कि आज मैं अभी फोन कर दूंगा कि हो सके तो बच्चों की ग्रुप में डाल दीजिए आप। देखो ये पूरा मॉड्यूल में बहुत ही जेन्युइन टाइम में आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा। आप ये देख पा रहे होंगे कि काफी जेन्युइन टाइम पर हम लोग चल रहे हैं। फाउंडेशन 1 to 3 के किसी बच्चे को सिलेबस की बिल्कुल भी चिंता नहीं होनी चाहिए। एकदम टाइम पर, टाइम से पहले मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। मैक्सिमम बच्चों की समझ में आए अपन ऐसा कोशिश करते हैं।
हर बच्चा केवल सर डाउट क्लास कब से लगेगी, राखी डाउट क्लास जल्दी लग जाएगी। अब आप मॉड्यूल को आप प्रॉपरली सॉल्व करें, डाउट क्लास हम लोग जल्दी देंगे, ठीक है। आप जो है वो मॉड्यूल को सॉल्व कर ले राखी, डाउट क्लास हम लोग आपको जल्दी देने वाले हैं, ठीक है। ध्यान देंगे जरा। An isolated particle of mass m an isolated particle of mass m is moving in horizontal xy plane along the x-axis at a certain height above the ground. It suddenly explodes into two fragments of masses m/4 and 3m/4. It suddenly explode into fragment of masses m/4 and 3m/4. An instant later, the smaller fragment is at y is equal to plus 15 centimeter. The large fragment at this instant is at, देखो कह रहा है an isolated particle of mass m is moving in horizontal xy plane. हॉरिजॉन्टल XY प्लेन, ये बात नहीं समझ में आई, चलो कोई बात नहीं। At a certain height above the ground along the x-axis, certain height above the ground, ठीक है, moving, it suddenly explode into two fragment of m/4 and 3m/4. चलो वेलोसिटी तो इधर की तरफ थी, ठीक है, जो भी वेलोसिटी थी वो इधर की तरफ थी। It suddenly explode into two parts m/4 and 3m/4. तो तुम एक देख रहे हो कि y एक्सिस में, अच्छा, it suddenly explode into two parts m/4 and 3m/4. A smaller fragment is at y is equal to plus 15. A smaller fragment is at y is equal to plus 15. The larger fragment at this instant is at what? क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा समझने की दिक्कत है। At an instant later, the smaller fragment is at y is equal to plus 15, and the larger fragment is at that instant horizontal xy plane, ठीक है। At a certain height above the ground, बात बिल्कुल समझ के बाहर है, ठीक है। वैसे तो अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से चलना तो मजबूरी है, लेकिन फिर भी अभी मेरी नजर में अभी क्वेश्चन की थोड़ी सी इनकम्प्लीटेंसी है, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं लग रहा है। -5 पर जाएगा, लेकिन प्रॉपर इस क्वेश्चन का आंसर हमें अभी भी सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अभी थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, देखते हैं।
क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो अभी प्रॉपर बता नहीं रही है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का पहला क्वेश्चन है, माइनस का 5 है, ये बात सही है। आंसर तो चलो आ गया कि एक वाला y 15 पे होगा तो एक वाला y -5 पर हो जाएगा, बट क्वेश्चन की क्लियरिटी नहीं है बेटा, क्वेश्चन में क्लियरिटी अभी भी नहीं है। एन आइसोलेटेड पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल XY प्लेन। पहली बात तो अगले ने कह दिया मूविंग इन हॉरिजॉन्टल XY प्लेन। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल XY प्लेन है और along x एक्सिस एट सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। देखो कैसा है ये फिगर, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। एक्चुअली ये कैसा है, XY प्लेन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल XY प्लेन, इसका मतलब समझना ये सिचुएशन है, XY प्लेन हॉरिजॉन्टल है और जो है वो along x एक्सिस सर्टेन हाइट पर मूव कर रहा है। यहां देखो, इसको फिगर में नहीं दिखाया जा सकता है, ये z पर ये मूव कर रहा है along द x एक्सिस। ठीक है, यहां पे ये x एक्सिस पे मूव कर रहा है, along x एक्सिस ये मूव कर रहा है। थोड़ी देर बाद m/4 वाला 15 सेंटीमीटर पर है, तो 3m/4 वाला कहां होगा? तुम्हें पता है कि इट्स वेलोसिटी along x एक्सिस और y एक्सिस के along कोई फोर्स नहीं है, तो YCM इनिशियली 0 है, तो YCM अब भी 0 होगा। ये फिगर थोड़ा सा चेंज करना होगा, अब मैं फिर बता देता हूं। देखो बेटा, ये XY प्लेन है और ये जो है XY प्लेन हॉरिजॉन्टल है और X एक्सिस के अलॉन्ग ये एक सर्टेन हाइट से मूव कर रहा है, यहां से मूव कर रहा है, यहां से मूव कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी से। तो x कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि y में ना तो वेलोसिटी है और ना फोर्स है। फोर्स है तो z में है, फोर्स अवेलेबल ऑन z, फोर्स z में अवेलेबल है, वेलोसिटी अवेलेबल ऑन x एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग कुछ भी नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट पहले भी 0 था, YCM अब भी 0 होगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -5। यस, क्लियर हो गया होगा आपको, ये हॉरिजॉन्टल है XY प्लेन और ये z एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, ये भी आप लिख लेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कॉलिजन स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेक ए नोट्स। देखो बेटा, यदि आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपका रिदम टूटेगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए यहां पे इतना लिख दूं कि आप आराम से नोट्स बना सकें। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि इतना लिख दूं कि आप इसको देख के प्रॉपरली नोट्स बना सकें। प्लीज मेक ए प्रॉपर नोट्स। वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास के नोट्स को आप प्लीज प्रॉपर कर लें। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू।